So guys, today's newspaper of The Hindu is of 17 November 2016 and the very first article is against the odds. अब इस आर्टिकल में बेसिकली क्या कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर में देखो, एक तो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंटर की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं इम्प्लीमेंट होती, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन वेरी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब इसमें क्या कहा गया कि देखो, बुरहान वानी के केस के बाद, ठीक है, जुलाई या अगस्त से जम्मू एंड कश्मीर में मतलब काफ़ी इंस्टेबिलिटी चल रही है, नॉट पॉलिटिकल बट सोसाइटल यू कैन से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है इस सोसाइटी पे। सोसाइटी में ही ये इंस्टेबिलिटी है, सोसाइटी में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। सबसे पहले अब जो सेपरेटिस्ट है वहाँ के, ठीक है, उन्होंने टारगेट किया स्कूल्स कि हमारी जो मूवमेंट है, हम बच्चों को स्कूल में नहीं जाने देंगे या स्कूल्स को आग लगा देंगे। ठीक है, करीबन यू कैन से कि 30 स्कूल को, मतलब 30 स्कूल को अभी तक मतलब अटैक कर दिया गया है कि चाहे वो आग लगा दी, चाहे वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, चाहे कोई ना कोई इशू क्रिएट किया। स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? कोई भी जो मूवमेंट है ना, चाहे वो सेपरेटिज्म की है, सेसेशन की है, या यू कैन से माओवादियों की है, यू कैन से नक्सलिज्म की है, या कोई भी जो जैसे कि LTTE थी, ठीक, कोई भी मूवमेंट है, उनकी ना कुछ मतलब बेसिक वैल्यूज़ होती हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए इसलिए ये मूवमेंट है। ठीक है, और वो हमेशा, कोई भी वॉर है ऐसे ही लगा लो बड़े लेवल पे, वो हमेशा नहीं रहता। ठीक है, कॉन्टिन्यूम की मतलब जैसे कंट्रीज़ बन रही हैं, डेमोक्रेसी मतलब हमेशा ही चल रही है। कोई भी वॉर है जो वो हमेशा ही चलता है, उसका एक ना एक दिन डिसीजन होना ही होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आप फ्यूचर जनरेशन्स पे डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन ही रोक लोगे बच्चों की, उन्हें एजुकेट ही नहीं करोगे। उनका मानना है कि अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारे में मिलेंगे ये। ठीक है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि उनके ही बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो रादर देन उनका फ्यूचर ख़राब करने से वो अगर पॉलिटिकल नेगोशिएशन में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी उनकी बात मानी जा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब वहाँ पे क्या हुआ कि अब जो एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं बच्चों के, ठीक है, 12th बोर्ड के, 10th के जो एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, तो 95% बच्चे एग्ज़ाम देने आए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और इंडिया के लिए भी, कि हाँ वहाँ पे थोड़ी बहुत नॉर्मलसी आ रही है। अब ये नॉर्मलसी क्यों आ रही है, इसके क्या क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो ये है कि जो मिडिल क्लास है, ठीक है, अपने जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जो मिडिल क्लास है वो बढ़ रहा है। तो मिडिल क्लास को एक नॉलेज होती है कि हाँ भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, और सारे जो मतलब दुकानदार हैं वो चाह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस वापस लेके आए, रादर देन हम अपना बिजनेस जाने दे रहे हो, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, तो इससे नॉर्मलसी क्रिएट हो रही है और सेपरेटिज्म का जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आर्टिकल में ये भी कहा गया कि अगर इस चीज़ को स्टेट समझ ले कि हमने जीत प्राप्त कर ली, वो बहुत ही गलत है। ठीक है, बल्कि स्टेट को एक ह्यूमेन अप्रोच अपनानी चाहिए, ताकि जो मतलब अनसर्टेन इश्यूज़ हैं या इनस्टेबल इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग हैं, वो लोगों के साथ मिलजुल के वो उन्हें टैकल करें, रादर देन कि अगर नॉर्मल से आगे बच्चों के पेपर हो गए तो सारा कुछ सेट हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टीचर्स और पेरेंट्स तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम भी, और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूजन भी करनी चाहिए। ठीक है, कर भी रहे हैं, ताकि जो स्कूल्स हैं वो वर्केबल फॉर्म में चल सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पेपर होगा और दूसरे पेपर में वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गई, या पेपर्स हो गए और किसी और इशू में सेपरेटिस्ट ने किसी और इशू को बड़ा मुद्दा बना लिया, या कहीं और किसी और मतलब लोगों का फ्यूचर ख़राब करने की कोशिश किया, मार्केट में आग लगा दिया, बिजनेस को हैम्पर करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पेंडिंग इश्यूज है वो सॉल्व करने चाहिए।
ठीक है, सभी को ऑन बोर्ड लेके। उसके बाद मतलब ऑथर ने ये कहा है कि जो पैलेट गन्स का सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूज़ किया वो बहुत ही गलत था, बिकॉज उससे कई बच्चे तो मतलब उनकी डेथ ही हो गई, ठीक है, या कई बच्चे ब्लाइंड हो गए, या उनको मतलब उनकी बॉडी पे ऐसे ऐसे हार्म हो गई कि वो मतलब काम भी नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही गलत था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी उससे सिचुएशन काम हुई है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसको अब एक्सपैंड करना चाहिए उस नॉर्मलसी को ह्यूमेन अप्रोच से, रादर देन फिर पैलेट गन्स यूज़ करो या कुछ भी मतलब डंडे का यूज़ करो, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर तो एक कह रहे हैं ना कि उसे क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप हो गई, ठीक है, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी अगर पैलेट गन्स यूज़ करके ही मतलब सारा कुछ मनवाना चाहो हर एक बंदे से, तो ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमेन अप्रोच शुड बी द की फीचर। और उसके बाद अब मनोहर पारिकर जी ने मतलब एक स्टेटमेंट पास की थी कि डीमोनेटाइजेशन हो गई, ठीक है, तो जो नोट उन्होंने होल्ड करके रखे थे सेपरेटिस्ट ने, अब वो बैंक में तो जाने से रहे, ठीक है, तो उनके पास अब नोटों की कमी हो गई, तो इसलिए मतलब ये सब कुछ रुक गया। तो ऑथर ने कहा है कि ये बहुत ही नैरो मतलब व्यू है, या अगर इसे मानना भी जाए ना तो भी एक बहुत ही छोटा, यू कैन से 5% और 4 और 5%, अगर ये इस चीज़ में, इस नॉर्मलसी में या सेपरेटिस्ट को मतलब डीमोरलाइज करने में अगर है इसका इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन का, तो ठीक है, लेकिन 95% इज नॉट द की फॉर दिस नॉर्मलसी, ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखो कल से शुरू हो गया हमारा मॉनसून सत्र, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन, विंटर सेशन है जो, उसमें अब देखो ओपोजिशन कर रहा है कि डीमोनेटाइजेशन क्यों की गई एंड ऑल, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करना चाहिए कि सारे नेगोशिएटर्स हैं जो, ठीक है, उनको एक नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए और हर एक का सॉल्यूशन एक मिडिल पास चूज करना चाहिए जिसमें एक अच्छी शुरुआत हो, इस नॉर्मलसी को बढ़ाया जाए जम्मू एंड कश्मीर में। ये इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया, ठीक है। तो बड़े लेवल पे यही है कि एजुकेशन इज द की टू सेट अप गुड पाथ फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड दिस शुड नॉट बी हैम्पर एट एनी कॉस्ट वेदर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस, ठीक है, एंड इफ any kind of movement take place in any part of the country, that should be settled down on the negotiation table rather than creating mess with the future generation, even though in education, or creating a chaos in trade or creating a chaos in the particular state, ठीक है। So this is the case and government should take a path of negotiation table and increase the normalcy wherever it is required. And the second article is a challenge and an opportunity. अब देखो यार, ये जो सिनेरियो है ना, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें चाइना इन्वॉल्वमेंट किसकी है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बन रहा है फ्रॉम काशगर टू ग्वादर, ठीक, ग्वादर पोर्ट इज इन पाकिस्तान, काशगर इज इन चाइना। तो अब ये इसमें क्या है कि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है $50 बिलियन प्लस का, ठीक है, और जो ये पार्ट है वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसका ये पार्ट है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना का एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दैट इज मैरीटाइम सिल्क रूट, बट जो ये वाला प्रोजेक्ट है CPEC वाला, ये मेजर पार्ट है OBOR का, ठीक है। तो इसमें जब अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इशू उठाया था बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, तो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को डर था। क्यों? क्योंकि जो ये गवादर पोर्ट है दैट इज़ इन बलूचिस्तान रीजन, ठीक है। तो बलूचिस्तान अगर अलग हो जाता, सपोज पाकिस्तान से सेसेशन हो जाता है, बलूचिस्तान में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं या वहाँ पे टेरर एलिमेंट्स है, चाहे वो बलोच के ही टेरर एलिमेंट्स है, चाहे वो तालिबान है, चाहे वो ISIS है, अगर वहाँ पे कोई भी इशू तो चाइना को अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी ये पूरी रोड बन रही है,
ठीक है, पूरा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है चाइना की तरफ से। वहाँ पे कोई भी इंस्टेबिलिटी आता है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड बाय दीज इम्पेडिमेंट्स लाइक टेरर एलिमेंट्स, अगर इनके द्वारा भी आती है तो भी बहुत बड़ा इशू है, चाइना की उस इन्वेस्टमेंट को हैम्पर होता है, ठीक है, उस एरिया के ट्रेड को हैम्पर हो रहा है। तो इसलिए चाइना इज मच मोर वरीड देन पाकिस्तान। तो एक तो ये इशू है, ठीक है। और पहले तो मतलब इंडिया नहीं चाहता था कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, फिर जब ये होना शुरू हुआ कि ये बहुत ही गलत है, उसके फिर ओपोजिशन में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या है, जो हमारा एशियन मतलब चाइना का एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो OBR को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। वो भी चाइना का, प्रोजेक्ट भी चाइना का, ठीक है। पहले जो मिस्टर ओबामा थे वो चाहते थे कि हम AIIB नहीं ज्वाइन करेंगे, और सभी को फोर्स भी करते थे, मतलब जो भी उनके मेंबर कंट्रीज थी कि तुम ना ज्वाइन करो। लेकिन काफ़ियों ने किया तो ओबामा का स्टांस चेंज होते दिखा, लेकिन फिर भी मतलब ना ही थी। लेकिन अब ट्रम्प है ना, उनकी तरफ AIIB की तरफ पॉजिटिव स्टांस है कि हाँ हमें ज्वाइन करना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर आवर इकॉनमी। तो मतलब बूस्ट हो सकता है चाइना का AIIB बैंक का जो बेस, इकोनॉमिक बेस है, अगर अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया तो। अब इंडिया ने भी AIIB नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने AIIB ज्वाइन मतलब करने की इच्छा जताई है, और OBOR को भी ज्वाइन करने की इच्छा जताई है, ठीक है, AIIB दिस, ठीक है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि मैरीटाइम सिल्क रूट बने और मतलब वन बेल्ट वन रोड बने, ठीक है। लेकिन जब बन रहा है, लेकिन अगर अमेरिका इसमें आ जाता है OBOR के इनिशिएटिव में, तो हमें अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। मतलब ऑथर तो यही कहता है कि हमें अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर हम ज्वाइन कर लेते तो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो अगर आपने मतलब वो सर्कल ऑफ पर्ल्स या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पढ़ाओ, ठीक है, कि चाइना इज कंटेनिंग इंडिया, ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड्स, या चाइना इज गेटिंग इनटू इंडियन ओशन रीजन वाया अरेबियन सी एंड थ्रू ग्वादर पोर्ट। सो ये भी इसमें मतलब इस जियोपॉलिटिकल इशू में ये भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं जो देखने चाहिए। अब चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे इसकी टैगलाइन है, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इफ अमेरिका गेट्स इनटू OBOR, ठीक है, एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज आर आल्सो गेटिंग इनटू OBOR, एंड चैलेंज सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम यू कैन से चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये तो हुआ इस आर्टिकल का। लेकिन इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं कि जो CPEC है इसके इश्यूज क्या क्या हैं पाकिस्तान, मतलब इसके पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या है कि पाकिस्तान सपोज करो कि इसके पास 10,000 मेगावाट गैस, कोल एंड सोलर एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर है, जो चाइना है वो 35 और 38 बिलियन डॉलर इस एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के, जो कि 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ा देगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ऑलरेडी एनर्जी के क्रंच में चल रहा है, ठीक है, जो कि अराउंड 5,000 मेगावाट है। तो डबलिंग दिस 10,000 मेगावाट इज गेटिंग एनर्जी सर्कुलेटेड बाय चाइना, एनर्जी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान को वो एनर्जी क्रंच खत्म होने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है, और सरप्लस होने की भी उम्मीद है। और इससे क्या होगा कि 7 लाख जॉब्स जनरेट होंगी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट का इशू भी कम हो सकता है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को क्या क्या डील करना पड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन है बॉर्डर पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है अभी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी दे रही हैं पाकिस्तान की बॉर्डर को, वो इधर भी यूज़ होनी चाहिए, मतलब इधर भी यूज़ होंगी वन बेल्ट वन रोड को, क्योंकि जो टेरर एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी तो हमें आर्मी चाहिए, पाकिस्तान को आर्मी चाहिए, ठीक है। और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है अब नवाज शरीफ के रिगार्डिंग द पनामा पेपर्स एंड ऑल, ठीक है, वो भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रोजेक्ट को पक्का इम्पैक्ट करेगा। और 3,000 किलोमीटर की रेल और रोड वे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो कि 7 लाख जॉब जनरेट करेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। और ऑथर ने इतना भी कहा है कि चाइना एक सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है, ठीक है, विच कैन इम्पैक्ट पाकिस्तान, ठीक है, इन फ्यूचर। सो दिस is the article and challenge and opportunity for India in both sides. So we have to be crucial for this initiative
and review the policy of not joining or joining it. So guys, this is the second article. Thank you very much.